Namaskar. Hi. Let's do the second module that we are looking at delegated legislation. इसमें we will see legislative powers of the administration. Let's look at various topics. Now, as I always say, these are very short lectures mainly for आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पॉइंट वाइज है वेरी 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 शॉर्ट टू द पॉइंट and it will either help you to revise or even understand what the concept is. So let's go on with meaning and the necessities of delegated legislation. Reasons क्या थे कि delegated legislation का इतना growth हो गया. Functions which may be delegated, permissible delegation क्या रहता है और restraints क्या है delegation और legislative powers के ऊपर अलग अलग countries में. Legislative control of delegated legislation क्या है और judicial controls क्या है और sub delegation क्या है. So let's run into what is the meaning and necessity of delegated legislation. सी जैसे हमने बात की थी कि लेजिस्लेशन, आई रिपीट अगेन, द लेजिस्लेचर ब्रिंग्स आउट द लेजिस्लेशन यानी दी एक्ट, और उस एक्ट के अंतर्गत लॉट ऑफ वर्क हैपन्स, दैट्स द लॉ. फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने एक्ट निकाला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ईजमेंट एक्ट, वेरियस एक्ट्स आर देयर. एंड उसके बाद उसके अंतर्गत इनसाइड दैट many things are allowed. For example, you can buy, purchase, you can make sale agreement to sell, you can do gifts, you can do various other things you can do. तो लॉ तो निकल गया. उसके बाद जब वो प्रैक्टिस में आता है एट द ग्राउंड लेवल, तो अलग अलग चीज़ें होती है. जैसे आप सेल एग्रीमेंट को अगर रजिस्टर करना है, आपने कुछ लैंड लिया है या फ्लैट लिया है, आप रजिस्टर करने जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो अलग अलग एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं. स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो गया, टीपीए एक्ट हो गया, और अगर लोकल कोई और भी लॉज एप्लीकेबल है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं. और वो सब होने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसमें आप अपना सब डिटेल्स आप देते हो. उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है. उसके बाद आपको इंडेक्स टू और आपका सेल डीड और चालान और वो सब आपको मिल जाता है. नाउ ये सब मिलने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट निकालता है, वो रूल्स को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल्स हो सकते हैं, गेजेट हो सकते हैं, बाय लॉज, गाइडलाइंस, जो भी नाम से डिपार्टमेंट ने निकाला है, उनको ये पावर दिया गया है लेजिस्लेशन के थ्रू, यानी एक्ट के थ्रू, कि वो डिपार्टमेंट उस काम के लिए बना है और वो इतने सीमित दायरे में, जो लेजिस्लेशन ने पावर दिया उसी के दायरे में वो लोग काम कर सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से लॉज पास हुए हैं और उसके अनुसार विद दैट द वर्क गेट्स डन इन द ब्यूरोक्रेसी. जैसे हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत टू आर्टिकल अपना 245, बेसिकली आर्टिकल 245 और 246 के अंदर स्टेट, सेंट्रल और स्टेट को लेजिस्लेशन यानी एक्ट, लॉ बनाने का पावर मिलता है. वो पावर मिलने के बाद वो आगे पावर्स देते हैं अपने एग्जीक्यूटिव को वो लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जुडिशरी उसको ओवरव्यू. जुडिशरी का जो रोल, डीप रोल है, वो हम आगे के मॉडल्स में देखेंगे. अभी रीजंस क्या है इतने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ का, द सेकंड पॉइंट आई एम कवरिंग. अभी जितनी सर्विस, जैसे एक कॉलोनियल पावर से जब हम वेलफेयर स्टेट बने, इंडिया वाज गवर्न बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जब हम एक वेलफेयर स्टेट बने थ्रू, और उसके थ्रू हमें काफ़ी सर्विसेज गवर्नमेंट को सिटीजन्स के लिए एज अ वेलफेयर स्टेट हम गवर्नमेंट को देनी पड़ी. तो उतने ही डिपार्टमेंट्स बन गए, इतने ही एक्ट्स बन गए, और नीचे ग्राउंड लेवल में जो यूपीएससी और एमपीएससी पास आउट हमारे एस्टीम्ड कैंडिडेट्स हैं, वो फिर ब्यूरोक्रेसी में इसका डाउन लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, और जुडिशरी इसका रिव्यू लेती है. अभी जितनी सर्विसेज, जैसे राइट टू एजुकेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका जो 7/12 और आपका जो भी डिमार्केशन ऑफ द लैंड और ये सब करते हैं, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, एफएसएसआई लाइसेंस है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, इसके जितने ही, अभी आप कभी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे
और जितनी यूटिलिटी सर्विसेज है, जित अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो आपको दिखेगा क्या क्या सर्विसेज है। इनफैक्ट और उसमें डिटेल फॉर्म्स, फॉर्मेट, रूल्स, गाइडलाइंस, आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है, उस पर आपको क्या सपोर्टिंग लगानी है, कितने आपको कितना उसके लिए रिसीट भरनी होगी, उसका चालान मिलेगा आपको, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितने दिन में रिस्पॉन्स आएगा, वो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट है। तो जितनी सर्विसेज, एज कि रीज़न क्या है ग्रोथ का, एज वी मूव टू अ वेरी अपग्रेडेड एडवांस्ड वेलफेयर स्टेट, उतने ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे लिए काम में आने वाले हैं, उतने ही लॉज हमारे बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। अब ये देखने की ज़रूरत है कि किस टाइप का मैटर डेलीगेट किया जा सकता है, यानी अभी एक्ट तो है ऊपर, राइट, किस टाइप का जो क्या क्या चीज़ें एक लॉ लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए बनाने के लिए दे सकता है। अब देने के लिए वो दे सकता है, डिटेल रूल्स बना सकते हो आप, रेगुलेशंस, बाय लॉ, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, स्पेसिफिकेशन, कब से स्टार्ट हो रही है वो स्कीम, कब वो स्कीम खत्म हो रही है, उसके क्या अलग अलग पार्ट्स है, क्या पहलू है, व्हाट आर द वेरियस सब स्कीम्स इफ आर देयर। अगर कुछ छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है लेजिस्लेशन में, छोटा सा वेरी माइनर, सो दैट मेनी सिटीजन्स कैन बी बेनिफिटेड, तो वो अगर गैजेट निकालना है थोड़ा सा छोटा सा चेंज करके, आफ्टर गेटिंग द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री इन चार्ज, तो वो सब एक परमिसिबल डेलीगेशन में आता है। वो सब डेलीगेटेड और परमिसिबल एक्ट है, ये आप ये डिपार्टमेंट कर सकता है, अपने रूल्स, बाई लॉज, गाइडलाइन सब ये बना सकते हैं। अब ये वो क्या नहीं कर सकते, इसी का एक दूसरा पहलू, व्हाट दे आर नॉट एबल टू डू, व्हाट इज नॉट परमिटेड एज पार्ट ऑफ delegation, permissible delegation. See, they cannot change the legislation itself. They cannot come up, see, they cannot change anything in the legislation itself. जिस legislation से उनको पावर आया, उसमें वो कोई ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, चेंज वो लोग नहीं कर सकते किसी भी बाई लॉज के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू। ओरिजिनल जो लेजिस्लेशन है उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते, यानी जो पेरेंट एक्ट आया उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। वो पेरेंट एक्ट को अगर चेंज करना है तो डायरेक्ट आपके लेजिस्लेचर के ही पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कोई बड़ा लेजिस्लेशन, एसेंशियल लेजिस्लेशन फंक्शन, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि मेजर पॉलिसी मेकिंग है, किसके लिए वो एक्ट निकालना है, क्या पॉलिसी है, प्रिंसिपल क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, मैटर्स ऑफ लॉ क्या है। अब जैसे एग्जाम्पल के राइट टू एजुकेशन निकालना है, अभी वो किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से उसकी पर पॉलिसी निकालनी है, किस किस जगह पे उसकी एप्लीकेबिलिटी होगा, उसके लॉस, गवर्निंग लॉस क्या, वो पावर जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन है, वो डेलीगेटेड फंक्शन में नहीं आ सकता। दूसरा, क्या कर नहीं कर सकते डेलीगेटेड फंक्शन के अंदर, कोई ऑफेंस नहीं बना सकते, कोई किसी किसी एक्ट को ऑफेंस नहीं डिक्लेयर कर सकते, कोई पेनल्टी नहीं डाल सकते, कोई टैक्स नहीं डाल सकते। तो ये सब नहीं हो सकता डेलीगेटेड लेजर, यानी ये जो था आपने नोट किया, अगर किसी एक्ट को ऑफेंस मानना है या क्राइम मानना है, उसका पेनल्टी, उसके ऊपर कोई सजा देनी है, वो तो लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना, तो उनके पास वो पावर है, एग्जेक्टिव के पास वो पावर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इज डेल्ट बाय द एग्जीक्यूटिव। अभी इसी के अंदर एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी में आपको उसमें कवर करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब जो है वो नहीं कर सकते एक्सेसिव डेलीगेशन में। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, इसी टॉपिक में आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर में परमिसिबल डेलीगेशन में आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन। अब मैं बताता हूँ क्या है। इट मीन्स यू शुड नॉट कम अप विथ एनी डेलीगेशन विच इज टोटली अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड, आर्बिट्री, मतलब एक अलग ही विचार दे रहा है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब ना वो पेरेंट लेजिस्लेशन से लिंक्ड है, मतलब आर्बिट्री है, अनरीजनेबल है, ऐसा कुछ भी
अगर जुडिशियल रिव्यू में पाया गया कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसी भी, so now that we have gone through what is permissible, what is not permissible, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन है, ये आंसर लिखते समय डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन ज़रूर लिख देना, उसमें अनगाइडेड, अनकंट्रोल, आर्बिट्री, अनरीजनेबल, अल्ट्रा वाइड, जो भी आप डाल सकते हो डाल देना. दैट विल मेक योर आंसर मोर रोबस्ट, बिकॉज एक्सेसिव डेलीगेशन है ही क्या, जो अपने बाउंड्री से बाहर है, मतलब जो ऐसा कुछ काम करता है जो जुडिशियल रिव्यू में ऐसा लगता है कि एकदम आर्बिट्री अनरीजनेबल है, तो आप उसको उसमें डाल देना. नेक्स्ट कम्स लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. देखो, लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन बनाता है, यानी लॉ बनाता है, एक्ट्स बनाता है. तो ये जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन निकलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ इट्स डूइंग समथिंग विच इज नॉट correct to be done, it is not in the right this thing. So in that case, what is it that how does the legislature control this whole aspect? So let's go through it. तो इसमें वो क्या करते हैं, एक प्रोसीजर लेकर के रखते हैं कि जब भी आपको कुछ बाई लॉज गाइडलाइंस कुछ भी निकालनी है, तो आपको उसको अपने मिनिस्ट्री में ले करना है. और उसके पास एक स्पेशल कमिटी होती है, जो आपने लिखा है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, which is headed by very senior bureaucrats and the minister. They look through it and they figure out कि ये जो निकाला है स्कीम, जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लगा रहा है, वो अब उसका सब्सटैंटिव मटेरियल, यानी जो उसका मसौदा है, वो बराबर है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि वो बैकडेटेड कुछ काम कर रहा है, कुछ ऑपरेशन कर रहा है, या पेरेंट एक्ट को ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है. मतलब वो पूरा बॉक्स ऑफ लॉ के अंदर बैठना चाहिए. तो कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, CSL बोलते हैं, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पूरा चेक करती है और उसको क्लियर करती है कि यस इट कैन गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन. एक प्रोसीजर होता है डिपार्टमेंट में जब भी वो जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ प्लान किया सिटी के लिए, वो अपने रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेजेंगे, चेक करेंगे कि ये बराबर है, हम हमारे पास गो हेड है उसके लिए कि नहीं. दो टाइप का हो सकता है कि अभी हम शुरू करें, जब तक आप मना नहीं करते उसके लिए नेगेटिव लेइंग बोलते हैं. एक होता है एफर्मेटिव, कि जब तक बोला नहीं जाए तब तक आप शुरू मत करना. तो अलग अलग टाइप के गो हेड भी रहते हैं इसमें. इसके अलावा एज्यूमिंग की मिनिस्ट्री ने सब परमिशंस दे दी है और वो इम्प्लीमेंट भी, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आई, या किसी लेजिस्लेचर मेंबर को, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या किसी को ज़रूरत पड़ी कि नहीं भाई मुझे इसमें कुछ क्वेरीज है या मेरे को कुछ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन आर में डिबेट कर सकते हैं. यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आर एंड डिबेट द होल पॉइंट एंड से ओके व्हाई members of the parliament can raise questions and move resolution on specific rules. इससे क्या होता है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. So this is how, if we say how is legislature controlling delegated legislation, तो जो मैंने आपको अभी वर्णन दिया, whatever I have described just now, that is what it stands for. Now let's look at judicial control of delegated legislation. जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, क्यों, किस तरह से. जैसे हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर में, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, और आपका जुडिशियल है, जुडिशरी है. तो तीनों कैसे तालमेल के साथ, दे वर्क वेरी क्लोजली विद ईच अदर एंड दे स्टैंड कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड हाउ डज जुडिशियल कंट्रोल कम इन, जब भी ये पाया गया कि कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो निकाला है, कोई गाइडलाइन, कोई बाई लॉज से किसी सिटीजन को तकलीफ है, या कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है उसको कि कुछ तकलीफ है, तो आपका वो कोर्ट अंडर सेक्शन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. अगर कोई बाय लॉ या कुछ ऐसी चीज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पाई गई जो it is impacting the rights given in the part 3 of the constitution, उस तब आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल हो सकती है. आर्टिकल 226
के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास द पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट, एंड इफ द फंडामेंटल राइट्स आर इम्पैक्टेड इट कैन ऑल्सो गो टू हाई कोर्ट एंड देन वर्क आउट व्हाट द ग्रीवियंस इज। तो इसके अलावा जुडिशियल जुडिशियल कंट्रोल रहता है आर्टिकल 227 के अंदर। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को पावर देता है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। उसमें हाई कोर्ट जो अपने स्टेट में जितने भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, ट्राइब्यूनल्स है, सबके ऊपर सुपरिटेंडेंस पावर रखता है। कुछ किसी भी चीज का इट कैन गेट इनटू एनी मैटर, किसी भी चीज का संज्ञान ले सकता है। इट कैन गो टू ट्राइब्यूनल, इट कैन गो टू एनीथिंग एंड देन फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट कैन इवन सेट रूल्स फॉर दोज ट्राइब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो अगर कभी रिव्यू के टाइम पे, जुडिशियल रिव्यू के टाइम पे ये पाया गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो बायलॉज गाइडलाइंस कुछ भी अगर डिपार्टमेंट ने रिलीज करे, ब्यूरोक्रेसी ने रिलीज करे, एग्जेक्टिव ने रिलीज करी है, अगर देखा गया कि पेरेंट लेजिस्लेशन जो मेन लॉ है उसके ही सेक्शंस के अगेंस्ट, उस लॉ के अगेंस्ट ही है, या देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो विचार को जो भी राइट्स दिए हुए हैं, स्पेशली चैप्टर 3 में जो राइट्स दिए हुए हैं, अगर उसको उसके अल्ट्रावाइज है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स के अल्ट्रावायरस है, उसके विपरीत है, या कोई जो प्रोसीजर फॉलो करना था उसको रिलीज करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, सपोज कोई कमेटी फॉर्म करनी थी और कमेटी ने सैंक्शन लेना था, मंत्रालय जाना था, वहाँ साइन लेना था, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना था, वहाँ से कुछ अप्रूवल चाहिए, तो वो सब अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो भी वो जुडिशियल रिव्यू में अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मतलब गलत रहेगा। तो तीन हमने देखा, पेरेंट लेजिस्लेशन के अगेंस्ट अगर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या प्रोसीजरल फ्लॉज है, तो इसके अंतर्गत उसको मैलिफाइड माना जाएगा, वो उसके अंतर्गत अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। अनदर थिंग दैट कम्स इन द जुडिशियल रिव्यूज, अगर वो मैलिफाइड है, उसके इंटेंशंस निकालने के लिए गलत थे, इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डोमेन, तो वो मैलिफाइड बोल सकते हैं। बहुत ही अनरीजनेबल है, मतलब एक कॉमन सेंस के विपरीत जा रहा है, इट इज गोइंग ऑपोजिट टू नॉर्मल कॉमन सेंस ऑफ एनी सेम पर्सन वुड थिंक, तो अनरीजनेबल है। या इक्वालिटी से आर्टिकल 14 रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर, इक्वालिटी से कुछ उसका प्रॉब्लम होता है, तो देन ऑल्सो इट कैन फाइंड दैट द जुडिशियल रिव्यू विल टेक एक्शन। कोई बायस है किसी टाइप का, जैसे पेक्यूनरी बायस है या सब्जेक्ट मैटर बायस, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, या किसी टाइप का प्रेजुडिस है, किसी टाइप का पहले से कोई विचार है उससे वो बना है और किसी को तकलीफ पहुंच रही है, तो अगर ऐसे कुछ भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर आएंगे, तो देन जुडिशियल रिव्यू विल हैपन एंड दे विल take these standards and check the delegated legislation and then will give the verdict. Now let's go on to the next topic, which is uh, related to सब डेलीगेशन। यानी एक सब डेलीगेशन जैसे सब टेंडेंसी होती है, मतलब आपको किसी से पोजीशन को एक पावर से, कलेक्टर को एक पावर मिला है कि वो ये सब कर सकते हैं, पर वो अपना पावर नीचे देते किसी और को कुछ करने के लिए, तो उसके ऊपर क्या विचार है वो सब डेलीगेशन में आता है। तो जब लेजिस्लेशन एक पावर किसी सीट को देता है तो फर्स्ट डेलीगेट हो गया, उसके बाद वो आगे किसी को दे देता है तो वो सब डेलीगेशन हो जाता है। तो हमने सब डेलीगेशन समझ लिया। तो इसका जो मैक्सिम है वो है डेलीगेटेड नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, विच मीन्स द लॉ इज अ ट्रस्ट reposed in a specific named authority, it cannot be transferred। आपका जो लॉ दिया गया है, जिसके जिस पोजीशन को दिया गया है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक जो लेजिस्लेशन उसको पार करता है वो एक्सप्लिसिटली, यानी फुल तौर पे, लिखित तौर पे ये बोलता है कि भाई आपको ये पावर है, आप चाहो तो किसी और को ये पावर दे सकते हो, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अभी इसका जो कभी 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 दिस पावर कैन फॉर सर्टन प्रूडेंस रीजन, मतलब किसी लॉजिकल रीजन की वजह से अगर पास ऑन किया गया है और उसका
जुडिशियल रिव्यू में उसको देखते हैं कि क्यों पास ऑन किया वो पावर। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन के टाइम पे कुछ पावर्स है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, वो पावर्स फिर जैसे अपना काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इलेक्शन ड्यूटी में लगते हैं, और वो उनको भी छोटे पावर्स दिए जाते हैं कि वो वैलिडेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रल रोल्स का घर घर जाके, या मतलब कुछ ऐसा काम जो बहुत अलग अलग जाके जाके करना पड़ रहा है, जो वो सीट खुद पर्सनली मैनेज नहीं कर सकती। इलेक्शन ऑफिसर तो सब जगह तो नहीं जा पाएंगे, उनका भी एक लिमिटेड पॉपुलेशन साइज है, ऑफिशियल साइज है। फिर वो लोग क्या करते हैं, से अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग, टीचर्स, ये सबको एक साथ लेते टीम में, और उनके पास पावर्स देते कि आप जाके एनरोलमेंट कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो। वो उनका एक एक रूल्स देते हैं सबको, एंड पीपल कैन आर देन अलाउड टू डू इट। ये एक एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, बट जब कोई बहुत लार्ज स्केल पे कुछ काम करना हो तो पावर्स अगर दिए गए तो उसके ऊपर वो अल्ट्रा वायरस तो नहीं होगा, जबकि उस जब तक उसका जस्टिफिकेशन है। कभी एक माइनर सा काम था, इतने सारे लोग लग रहे थे तो सबको पावर दिया, सबने एक सर्वे किया, सपोज एक गवर्नमेंट को कुछ सर्वे कराना, सबको पावर दिया, सबने सर्वे किया, सर्वे के रिजल्ट दे दे, मैटर ओवर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जिसमें सब डेलीगेशन may be possible and may not get questioned, क्योंकि it's very minor and it has to be done at a large scale. Survey is a very good example. If a government wants to conduct survey, it may give an authority to a senior person who then can distribute it amongst many people so that the work can get done fast. So this is as part of sub-delegation. So now uh, we have done delegated legislation in detail. All the best, and if you are getting ready for your exams, all the best. Do well and write a good paper, or do a good viva. All the best. Take care. Bye.